हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो बचे हुए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना रह गया था वो हम बताने वाले हैं। साथ ही आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना भी बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि वक्रता केंद्र तक बता दिए थे कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा। आज हम उसके आगे बताने वाले हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दें कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि किरण आरेख चलने के नियम ये थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा क्या नियम था, अगर फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम था, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीन नियम के आधार पर हमने बताया था प्रतिबिंब बनने का कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर क्या बनता है, उनका प्रतिबिंब बनता है। तो आज हम उसके आगे देखते हैं अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु C तथा F के बीच में हो। ये कंडीशन देखते हैं। क्या था हमारे पास, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ और पॉलिश वाला पार्ट उठा हुआ। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं ध्रुव। ये आपका केंद्र आपको होगा फोकस। अब ये हो गया आपका C, वक्रता केंद्र। अब इनके बीच में वस्तु रखनी है तो मैंने ये वस्तु रख दिया। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलाएं प्रकाश किरण को। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये गई। इसको अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगी। मेरे ख्याल से वक्रता केंद्र थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये बना। अब ये हमारी वस्तु है A, B और ये बनेगी A डैश B डैश। अकॉर्डिंग टू टेबल क्या था कि अगर वस्तु कहाँ पे रखी है, C और F के बीच में, तो कहाँ पर बनती है, अनंत और C के बीच में। कैसी बनती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनती है। जो चीज़ उल्टा बनती है वो कैसी होती है हमारे लिए, प्रतिबिंब के लिए C वास्तविक होती है। इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति है उल्टा और वास्तविक। साइज वस्तु से बड़ा। ये भी कंप्लीट हो गया। Mn क्या है, आपका द्वारक है। ठीक है, और प्रॉपर वे में आपको जिस बिंदु से आपकी प्रकाश की किरण जाए उस पर किरण आरेख जरूर बनाएं, बना लीजिए। और इसके बाद हम अगला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर हो। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए और अपने नोट्स खुद से बनाइए। ठीक है, हटाते हैं। ओके, जब वस्तु, अब अगली कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर हो। ये कंडीशन देखते हैं। ये आ गया हमारा अवतल दर्पण। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं PA लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। और इसको हम बोलते हैं P, पोल। ये पॉइंट आपका F कहलाता है, ये पॉइंट आपका C। अब हमारी वस्तु कहाँ पर आ गई है, F पर आ गई है। ठीक है, अब हम पहले प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पर पैरेलल। तो ठीक है, अब ये कहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण, F से होके जाएगी।
तो ये गई। अब दूसरी किरण, दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? अब ये फोकस से तो जा नहीं सकती, हम वक्रता केंद्र से इसको लेके जाते हैं। वक्रता केंद्र वाली कंडीशन ये थी कि जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में ये वापस लौट आती है। तो ये दोनों क्या करेंगे? अनंत पे जाके मिलेंगे। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। साइज बड़ा लिख दीजिए, क्योंकि अनंत पे जाके मिलेगी तो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। और इसके बाद हम लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस पर। हटाते हैं हम। लास्ट की कंडीशन है, जब वस्तु सी और एफ और पी के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो? एफ और पी के मध्य। चलिए अवतल दर्पण बनाइए। ये हमारा द्वारक होता है MN, जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये हमारा क्या है? PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? P। ये हमारा कहलाता है F और ये पॉइंट कहलाता है C। ठीक है, वस्तु को हम कहाँ पे ले आते हैं? इस पॉइंट पे ले आते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण? फोकस से होकर गुजरेगी। भाई ये अगली कंडीशन अगर हम देखें तो इसको हम अंदर साइड ले जाते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि अब हमारी अगली कंडीशन के हिसाब से सी से जाएगी और सी से फिर हमारा अनंत पे इधर मीट कर रही है। अनंत पे तो मीट नहीं हो पाएगी, कि एक कंडीशन हो गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको अंदर एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसको। अगले देखते हैं, सी से इसको गुजारते हैं। तो ये उसी माध्यम में क्या करेगी? वापस जाएगी। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ये ऐसे करके चलेगी। तो इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं? कट कर रहे हैं। ये हमारा A है, B है, A डैश है और B डैश है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पर बनेगा। और ये कैसा बन रहा है? सीधा। प्रकृति कैसी है इसकी? सीधा। और जो चीज़ सीधा होती है वो कैसी होती है? आभासी होती है। साइज वस्तु से बड़ा होता है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? बड़ा। अब हमारे अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे न्यूमेरिकल भी आता है, प्लस इसका रे डायग्राम भी आता है, किरण आरेख भी। तो इसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ओके, ठीक है। जब तक किरण आरेख चलने के नियम नहीं पता होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण होता क्या है? चलिए उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में मैंने क्या बताया था? उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उठा हुआ होता है। आपको उत्तल अवतल का अच्छा से एग्जाम्पल देखना है तो घर का जो स्पून होता है, चम्मच, उसको उठा के देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा क्या उत्तल है क्या अवतल है और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा PA। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? P, पोल कहलाएगा। अब इसका फोकस जो होगा ना, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा करके रहा होगा गोला,
ऐसे कुछ गोल आ रहा होगा, तो इसका जो फोकस होगा वो अंदर आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, सी रहेगा, और एफ कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। नियम वैसे ही चलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से गुजरती है, और क्या होता है जब फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, जो इधर की जितनी होती है दूरियाँ पॉजिटिव होती हैं, ये अभी हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो वस्तु अनंत पे हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि वस्तु अनंत और पी के बीच में हो, दो कंडीशन में बनाना होता है। उत्तल दर्पण को अगर कभी कभी एग्जाम में आपको घुमाना होता है तो इसको बोल देता है अभिसारी दर्पण, ठीक है, इसको हम अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं। देखो वस्तु अनंत पे तो हम शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ से जो आने वाली किरणें होंगी, जो भी तुम्हारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अगर दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो उसका मतलब होता है कि वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई है। इसको हम हटा देते हैं, आपको क्लियर होगा कैसे उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। अब क्या करें, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये गई, इसको मैं थोड़ा सा और पी पॉइंट को पास में लेता हूँ, ये आई, जैसे ही टकराएगी इस पे तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दर्पण के अंदर जितनी भी लाइन आप बनाएंगे वो डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि हम ये इमेजिनरी लाइन है, तो इस पॉइंट पे बनेगा, और इस पॉइंट पे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु के समान बन रहा है। इसकी प्रकृति लिखिए, प्रकृति इसका है सीधा और आभासी। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है। साइज बहुत ही छोटा, बिंदु के समान। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं ए बी, ये चलने वाली प्रकाश किरण, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एम एन क्या है, आपका द्वारक है। सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब देखते हैं अगला कंडीशन। अब ये वस्तु कौन सा है, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अगली कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। उसके बाद हम देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए। ओके, उत्तल दर्पण के लिए अगली कंडीशन, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सही है। इससे ऊपर नहीं लिखना है, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। उत्तल दर्पण, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। चलो, यही मेन कंडीशन है। आप जितने भी वाहन देखते हैं, वाहन में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अभी हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि वो अगर बाइक में आप चल रहे हैं तो बाइक के पीछे अगर ट्रक आ रहा है तो पूरा ट्रक कैसे आपको छोटा करके दिखाता है। तो इसके बारे में अभी देखना, बिल्कुल आपको आज क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है उत्तल दर्पण के अंदर। ये आपके पास आ गया उत्तल दर्पण, जिसमें कि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, और ये हो जाएगा उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हो जाएगा आपका P, जिसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव। ये पॉइंट आपका हो जाएगा F, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। ठीक है, क्लियर है ना पूरे।
देख लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, इस कहीं इस बिंदु पे रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, रे को हम चलाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये पॉइंट एम हो गया है, एन हो गया है, इनको हम हिंदी में द्वारक और इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर। ए बी, ये गई, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से ले जाएंगे हम लोग, वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे। तो ये इसी माध्यम में जाती है, इसी पथ में वापस आ जाती है। तो ये पॉइंट जो आएगा आपका, ये एक दूसरे को कटने वाला पॉइंट आएगा। देखिए, वस्तु से तुरंत छोटा कर दिया, ए डैश बी डैश। प्रकृति कैसी है इसकी, सीधा और आभासी। साइज वस्तु से छोटा। तो ये आपका दो ही इसमें बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया उत्तल दर्पण से। तो अब मेरा मानना है कि सारे तुम्हारे किरण आरेख पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग इसको बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। आप अगर जब पेंसिल पटरी का यूज़ करेंगे तो बहुत क्लियर बनेगा। मैंने तो अपना फ्री हैंड से बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल प्रॉपर में पेंसिल पटरी लेके बैठिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि किरण आरेख में अगर आपको ऑप्टिक्स पढ़नी है, ऑप्टिक्स में अगर किरण आरेख नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल जीरो पे रहेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध और चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ओके। चलो बेटो, अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र। क्योंकि दर्पण से बने प्रतिबिंब को हमने देख लिया, दर्पण सूत्र देख लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले मैं एक दर्पण बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि है क्या, चल क्या रहा है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी कंडीशनें ज़्यादा है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ध्रुव। ये पॉइंट आपका F कहलाएगा, ये पॉइंट आपका C कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, A और B। इसके लिए फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। बच्चों अब इसमें ध्यान देना कि F क्या है। F होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे। ये आपका पॉइंट है, ये तुम्हारा है ए बी वस्तु है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। ये तुम्हारा फोकस है तो ये क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। ठीक है, अगर इसका तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा, ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ, ये तुम्हारा क्या बन गया, वी। एक बार बना के देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बना चुके हैं। यहाँ से जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और अगली प्रकाश किरण कहाँ से हम गुजार देते हैं, वक्रता केंद्र से, उसी माध्यम जाएगी, उसी माध्यम वापस। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा जाके, ये कुछ बनेगा आपका प्रतिबिंब।
ए डैश बी डैश, तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी। अब मेरा मानना है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपका ध्रुव है, ये क्या है आपका फोकस है, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। अब इसमें फोकस पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी में अगले लेक्चर में। अभी हमें क्या करना है, इसके बारे में देखना है, इसकी प्रूविंग जब हम 12 के सीरीज चालू करेंगे 12th की, तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रूविंग कैसे। अभी 10th क्लास में बस इतना ही है आपके। और इसके बाद अगर हमें एफ दे रखे, आर दे देता है, आर मत बोले तो वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या दे दिए जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, और हमें क्या निकालना है, फोकस, फोकस की ज़रूरत है, तो फोकस बराबर होता है एफ बराबर होता है r/2, यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। और एक होता है पॉइंट आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्या होता है, किसी मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन। अगर किसी चीज़ छोटी है तो उसको बड़ा कर देना, बड़ा है तो छोटी कर देना, यही उसका क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है, कि उसको कितना मैग्नीफाइड कर देता है। तो हम आवर्धन क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। आप पहले इतना नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए प्लस आपके बोर्ड के लिए भी, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे नहीं आपके। तो नोट करिए आप इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। हम थोड़ा आवर्धन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या के बारे में बता रहा हूँ कि अगर वक्रता त्रिज्या ये पॉइंट होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट। और सी का रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर r/2। जो एफ होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सी और पी के बीच में होता है। तो आप इसको नोट करिए, आगे हम देखते हैं इसको, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों के लिए वैलिड है, उत्तल दर्पण के लिए भी अवतल दर्पण के लिए भी। तो इसमें ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि ये किस दर्पण के लिए लगेगा, दोनों दर्पणों के लिए लगता है। चलिए हम आवर्धन बात करते हैं। मैग्निफिकेशन m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है बेटा HI बटे में HO। अब देखो, अगर आपका दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में दोनों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। दर्पण सूत्र में क्या होता है, इनके बीच में सब जगह प्लस होता है, तो जो आवर्धन आएगा वो क्या में होता है, माइनस में होता है, -v/u। तो इसका अगर मुझे फार्मूला लिखना होता है, m बराबर होता है HI बटे में HO बराबर -v/u। देखो HI क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और HO क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। V और U तो बता चुका हूं। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी कहां से होगी, ध्रुव से होगी। और U क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए मैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपको, कि उसमें हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी प्लस न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।